वर्तिका और प्रशांत की शादी को अभी सप्ताह भर भी नहीं गुजरा था कि उसके लौटने का वक्त आ गया। उसे आज ही मुंबई के लिए निकलना था। वो मुंबई की एक आईटी कंपनी में कार्यरत था। वहीं वर्तिका अभी प्रशांत को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। देखती भी कैसे? पूरा घर नाते रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। हर दिन कोई ना कोई रस्म अब भी जारी थी, जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला वर्तिका कैसे प्रशांत से अपने मन की बात कह पाती? कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। उधर प्रशांत भी सारा दिन दोस्त यारों में घिरा रहता। रात को कमरे में आता भी तो वर्तिका उसके गंभीर स्वभाव और संकोचवश कुछ कह नहीं पाती। वो प्रशांत से पूछना चाहती थी, उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, लेकिन पूछ न सकी। वैसे तो प्रशांत और वर्तिका का मधुर मिलन हो चुका था, लेकिन अब भी दोनों के बीच एक लंबा फासला था जो वर्तिका के लिए अकेले तय कर पाना संभव नहीं था। हमारे यहाँ की अरेंज मैरिज में ये सबसे बड़ी खासियत है, ये विडंबना। मालूम नहीं, दिल मिले ना मिले, लेकिन शरीर जरूर मिल जाते हैं। वैसे वर्तिका प्रशांत को उसी दिन से दिल ही दिल में चाहने लगी थी जिस दिन से उसकी और प्रशांत की शादी तय हुई थी। कॉलेज में ये बात सभी जानने लगे थे, यहाँ तक कि वर्तिका के स्टूडेंट्स भी कई बार उसे प्रशांत के नाम से छेड़ने लगते। वर्तिका गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। प्रशांत कुछ कहे बगैर और वर्तिका से बिना मिले ही चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में भी वर्तिका स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वो प्रशांत के फोन का इंतजार करती रही। प्रशांत का फोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर। सबने उससे बात की, बस वर्तिका रह गई। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि प्रशांत कुशलता पूर्वक मुंबई पहुंच गया है। ये सुन वर्तिका चुप रही। दिन बीतते गए। वर्तिका यहाँ लखनऊ उत्तर प्रदेश में और प्रशांत वहां मुंबई में। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहने लगे, लेकिन वर्तिका को हर दम प्रशांत से उसकी ये दूरी खलने लगी। वो उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु वर्तिका के मोबाइल पर प्रशांत कभी फोन ही नहीं करता। जब भी वो फोन करता बाबूजी या सासू माँ को ही करता। यदा कदा सासू माँ वर्तिका को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने वर्तिका कुछ कह ही नहीं पाती। ये देख सासू माँ और बाबूजी वहां से हट जाते। उसके बाद भी प्रशांत उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता और वर्तिका के मन में हिलोरे मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। प्रशांत का ये व्यवहार वर्तिका की समझ से परे था। वर्तिका अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी प्रशांत को फोन करती तो वो फोन ही नहीं उठाता। भूले भटके कभी फोन उठा भी लेता तो कहता, मैं मीटिंग में हूं, अभी बिजी हूं। और कभी कभी तो वो वर्तिका को बुरी तरह से झिड़क भी देता। इन सब बातों की वजह से वर्तिका के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वो सोचती, कोई भला इतना व्यस्त कैसे हो सकता है कि उसके पास अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त ना हो। एक दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार प्रशांत को फोन करके उसे परेशान ना किया करो। वहां वो काम करेगा या तुमसे प्रेमालाप। ऐसा सुनते ही वर्तिका तिलमिला उठी और उस दिन के उपरांत वो फिर दोबारा कभी प्रशांत को फोन नहीं की। इन्हीं सब हालात के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थी की गाड़ी चलती रही। प्रशांत अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी वर्तिका संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो वो ये कहकर मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो यहाँ माँ बाबूजी अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर वर्तिका कुछ नहीं कहती। वर्तिका अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौते करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी वर्तिका अपना अकेलापन दूर करने मायके चली जाती। माँ से जब भी वो प्रशांत के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे ही समझाइश देने लगती। कहती, अब जो है प्रशांत है और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी है, इसलिए वो बेकार की बातों पर ध्यान न दे। पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई और दोनों परिवारों का मान है। माँ से ये सब सुनकर वर्तिका मन महसूस कर रह जाती। शादी के 2 साल बाद वर्तिका की गोद हरी हो गई।
और उसने शिवा को जन्म दिया, जिसने वर्तिका की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया। और वर्तिका मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से मातृत्व अवकाश भी ले लिया, लेकिन प्रशांत में अब भी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों के बाद वर्तिका को कॉलेज की ओर से मुंबई में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। शादी के इतने साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे प्रशांत के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। ये सोचकर वो मन ही मन पुलकित हो उठी। आंखों में प्रेम संजोए धड़कते दिल से प्रशांत को इत्तला किए बगैर शिवा के संग वो मुंबई जा पहुंची। और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अचानक मोबाइल का रिंग बज उठी, जिससे वर्तिका की तंद्रा भंग हुई और वो वर्तमान में लौट आई। शिवा का फोन था। फोन उठाते ही शिवा बोला, मम्मी आप तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहां पहुंच रहा हूं। शिवा के फोन रखते ही वर्तिका अपना मोबाइल एक ओर रखती हुई होठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों के संग वहीं बिस्तर पर बैठी रही। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसने जिंदगी की सबसे अहम जंग जीत ली हो। ये उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि शिवा यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वो उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो सदा से ही उसे देखना चाहती थी। वर्तिका के नयनों के समक्ष दोबारा एक एक करके फिर से अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वो कठिन वक्त याद हो आया जब शिवा को ले वो प्रशांत के पास मुंबई पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चूर चूर हो गया। प्रशांत की यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहां वर्तिका और शिवा के लिए कोई स्थान नहीं था। वर्तिका बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर लखनऊ लौट आई, लेकिन वो ससुराल न जा अपने मायके आ गई। वो जिंदगी के उस दोराहे पर खड़ी थी जहां एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिसे वर्तिका के अपने ही लोग मान सम्मान का जामा पहनाए उसे स्त्री धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे थे। विषम परिस्थिति में सबने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जिनसे उसका खून का रिश्ता था, उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहां वो खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही घर उसके लिए पराया हो गया था। वर्तिका के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए, दोनों हाथों को बांधे, सिर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब देख सुन रहे थे और माँ उन्हें उलाहना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है वो। अपने ससुराल में अब वो नहीं रहेगी। अब क्यों भूत बने बैठे हो? नाक कटाने पर आमादा है तुम्हारी लाडली, उससे कुछ कहते क्यों नहीं? पूरा घर वर्तिका को ये समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उसी नारी की मान और पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु वर्तिका ने तो जैसे हठ ही पकड़ ली थी कि वो अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी। वर्तिका की सासू माँ अपनी भौहें मटकाती और हाथ नचाती हुई बोली, औरत जात को इतना घमंड शोभा नहीं देता। और कौन सा प्रशांत ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है? साथ ही तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है? तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। प्रशांत को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वो पिता के रूप में शिवा का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वो अभी भी यही चाहता था कि वर्तिका पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार वर्तिका ये ठान चुकी थी कि वो किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन का ही करेगी। वर्तिका न ससुराल लौटी और न ही अपने मायके में रही। उसने अकेले ही शिवा की परवरिश की। वर्तिका पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी डोरबेल बज उठी। वर्तिका के दरवाजा खोलते ही शिवा वर्तिका से लिपटते हुए बोला, डियर मम्मा, ये क्या है? आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बस थोड़ी ही देर में निकलना है। वर्तिका मुस्कुराती हुई बोली, बस अभी तैयार होती हूँ आईपीएस साहब। शिवा की पोस्टिंग लखनऊ हो गई थी और वो चाहता था कि उसकी माँ वर्तिका उसके साथ ही रहे। तभी शिवा का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता प्रशांत का था। शिवा के फोन रिसीव करते ही प्रशांत दया और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती है, मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ
और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो। शिवा बोला, पापा आप चिंता ना करें, आपकी दवाओं का सारा खर्च मैं उठा लूंगा, आपकी देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन अब आप हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकते, आप हमारे साथ नहीं रह सकते। कहते हुए शिवा ने फोन वर्तिका को थमा दिया। वर्तिका के फोन पर आते ही प्रशांत बोला, वर्तिका अब भी हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच तलाक नहीं हुआ है। प्रशांत के ऐसा कहने पर वर्तिका लंबी सांस लेती हुई बोली, कानूनी तौर पर भले ही हमारा रिश्ता टूटा नहीं है, हम अब भी पति पत्नी हैं, किंतु मानसिक रूप से तो ये रिश्ता कब का टूट चुका है। मैं तो काफी पहले ही इस रिश्ते को तिलांजलि दे चुकी हूँ और तुम्हारा परित्याग कर चुकी हूँ। अब इसे जोड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं। प्रशांत ने बोला, वर्तिका प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा सुहाग हूँ। वर्तिका ने अपने बेटे को शिवा को जरा तेज आवाज में बोलते हुए कहा, बेटा जरा देख तो ये किस पागल का फोन आ गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, सुहाग और रिश्ते की बातें कर रहा है। जरा किसी से बात करके पागल खाने में इसके लिए एक सीट तो बुक करवा देना। कहकर वर्तिका फोन रख दिया। आज वर्तिका के दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। बस अफसोस इस बात का था कि ये दृश्य देखने के लिए उसके माँ बाप और सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे, नहीं तो उसे और भी ज्यादा सुकून मिलता। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।